अगेन। हाँ, एक बार ना नीफो का क्रक्स बता नीफो में दो पूरा मिल हाँ रहा क्रक्स था ना। बताता हूँ वापिस। नीफो क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द ऑपरेशन। जो फॉरेन ऑपरेशन होगा या हम्म। मतलब जो भी ऑपरेशन होगा उसके अंदर जो भी उसका नेट इंटरेस्ट है, वो नेट इन्वेस्टमेंट हम्म। फॉरेन ऑपरेशन है तो वो फॉरेन ही होना चाहिए। और उसमें अंदर क्या है, जैसे हम्म। अर्शी कह रही थी वहां पे ना कि ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल है, उसकी क्या एक्सेप्शन है कि हम्म। अगर हमने प्लान कर चेक कर भी रखी हो चाहे ना कर रखी हो, उसका जो हम गेन और लॉस का हम्म। सेटलमेंट है उसको हम मतलब उसका हम डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और जो ठीक बाकी है। कंपोनेंट्स का होगा उसका जो गेन और लॉस होगा वो हम ट्रांसफर करेंगे ओसीआई के अंदर, ऑपरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव ठीक इनकम। है। हम्म। और जैसे कि लोन जो फॉरेन एंटिटी को दिया, रिपेबल और डिमांड था जो हमने डिस्कशन की थी, चाहे वो शॉर्ट टर्म है लेकिन उसकी इंटेंशन ये है कि रोल बैक हो रहा है, तो उस केस में उसका हम्म। इफेक्ट हम एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे देंगे। मतलब उसको हम हम्म। रीस्टेट नहीं करेंगे और उसको हम इक्विटी इक्विटी की तरह ट्रीट करके अकाउंटिंग करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे, अकाउंटिंग नहीं मल्टीप्लाई, जो रेट करेंगे। और सिमिलर केस विद अगर लॉन्ग टर्म लोन है जो फिक्स मैच्योरिटी के साथ है, वहां पे जो मतलब मैनेजमेंट की है कि रिन्यू कर रही है मैच्योरिटी पे आके बारी बारी वापस वही, उसकी प्री पेमेंट नहीं हो रही बारी बारी और उसकी वो मतलब वापस रिन्यू कर रही है एक तरीके से, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट एटलीस्ट डॉक्यूमेंट कर ले अपनी इंटेंशन को रिन्यू कर उस केस में। अगर वो नहीं है मैनेजमेंट के इस पास। केस में जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है, इसका मान लो लोन का हमने रीपेमेंट नहीं करना, तो इस केस में जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है हमारे ओसीआई में जाएंगे ना ये। किस एसएफएस में, सीएफएस में? ये में जाएंगे सीएफ, नहीं मान ले जैसे कि ओ सीएफएस में कि मैं सीएफएस पूछ में रहा हूँ। ओसीआई में ट्रांसफर होता है। अगर मान लो मैंने लोन की रीपेमेंट नहीं करनी उस केस में ना, उस केस में तुम्हारा और डिफरेंस ऐसा आएगा कैसे? इक्विटी की कौन सा रेट अप्लाई करते हैं? नहीं, इक्विटी पे तो रेट नहीं अप्लाई करेंगे। मान ले एक चीज बता, इसके अभी मैंने ट्रांसलेट नहीं किए, ठीक है। अभी मान ले जिसकी 2-3 साल का, मैंने अभी उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं माना, बट मेरी इंटेंशन है मुझे उसको पे ही नहीं करना, बट मैंने अभी उसे इक्विटी के अंदर क्लासिफाई नहीं किया। उस केस के अंदर जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएनएल के अंदर जाएगा, ओसीआई में जाएगा। मैं वापस वही पूछ रहा हूँ, सीएफएस में कह रहा है रीपे नहीं कर रहा है, किसकी बुक्स में पूछ रहा है? पेरेंट सब्सिडरी और सीएफएस पर्पस डिफरेंस है। सब्सिडरी की बुक्स और सीएफएस, सीएफएस सब्सिडरी की बुक्स में और सीएफएस दोनों में बता दे कहाँ कहाँ पे जाएगा। सब्सिडरी की बुक्स में अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अगर वो फाइनेंशियल जो उसके हम करते हैं वहां पे, अगर उसका इफेक्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है तो हमें पहले वो असेसमेंट रिक्वायर्ड होगी सब्सिडरी की बुक्स में। अभी नहीं करे मॉडिफिकेशन, कुछ नहीं कर, अभी मैंने एज अ लोन ही दिखा रखा है, लोन पेबल, बट मैनेजमेंट पाऊँ, मुझे पता है मुझे उस लोन को रीपे नहीं करना। उस मैं केस के अंदर एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ पे जाएगा। उस केस में उसका एक्सचेंज डिफरेंस हम एज एन कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे, इफेक्ट देंगे, अकाउंटिंग नहीं इफेक्ट देंगे इंडेस 21 का। तो तो कहाँ पे जाएगा, एसएफएस में कहाँ पे जाएगा, ओसीआई में। अरे उसका वापस वही इक्विटी पे कौन सा रेट लगता है? और अच्छा, इक्विटी में आएगा ही नहीं और सीएफएस में भी नहीं आएगा उस केस में तो फिर। करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया वही एक्सचेंज, जल्दी तो से बता देते ओसीआई में कब जाता है, तो ओसीआई में कब जाता है हैं। एक्सचेंज अगर देखो डिफरेंस का। पेमेंट, अगर पेमेंट करनी है वापस वहां पे हम्म। मैच्योरिटी डेट है, वहां पे फिक्स मैच्योरिटी है, तो वहां पे जो हम्म। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है ना, हम्म। और उसका मतलब वहां पे फोर्सेबल फ्यूचर में मतलब कभी भी हो रहा है वहां पे, तो उसका इफेक्ट हम ले लेंगे ना ओसीआई के अंदर। जब हम फाइनल सेटलमेंट होगी तब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, ओसीआई में भी रिक्लासिफाइंग के अंदर अकाउंटिंग करेंगे उसको। ओसीआई में ठीक भी है। जो दो होते हैं ना, नॉन नॉन रिक्लासिफाइंग और रिक्लासिफाइंग, तो उसको क्लास रिक्लासिफाइंग में अकाउंटिंग कर देंगे उसकी। ठीक है। अगर अगर ये एसएफएस का पार्ट है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करते हैं वहां पे, इफ सच आइटम इज डिनोमिनेटेड, मतलब वही है कि वहां पे फॉरेन करेंसी किसी की भी हो। अदरवाइज सीएफएस के केस में हम ओसीआई के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। दिस कंसेप्ट होगा। नाउ अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर वहां पे चेंज हो रहा है फंक्शनल करेंसी का, नॉर्मली एक बार हम्म। हम डिटरमाइन कर लेते हैं उसका चेंज नहीं होता। अदर कि वहां पे अगर ट्रांजेक्शन इवेंट या कोई बहुत सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, और अगर मान लो ये चेंज होती भी है, तो इसका इफेक्ट हमें प्रोस्पेक्टिवली देना है वहां पे, क्योंकि ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी होती तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है। जैसे अगर अगर प्रेजेंटेशन करेंसी में चेंज हो रहा है तो हमारी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हमें किसके अंदर प्रेजेंट करना है। अगर प्रेजेंटेशन करेंसी में चेंज होगा तो हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसका इफेक्ट हमें रेट्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव अगर इफेक्ट देना है तो वहां पे थर्ड बैलेंस शीट भी बन सकती है वहां पे, कि हमारे, क्योंकि हमें हम्म। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एक कंपैरेटिव्स और एक करंट ईयर के जो फाइनेंशियल बनेंगे।
अगर फंक्शनल करेंसी में चेंज हो रहा है क्योंकि वो इंडेक्स 21 कह रहा है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, असेसमेंट रिक्वायर्ड है वहां पे, तो उस केस में वो अकाउंटिंग हम्म। पॉलिसी चेंज नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट हमें प्रोस्पेक्टिवली देना है। एक हम्म। मिनट एक मिनट, अगर फाइनेंस फंक्शनल करेंसी चेंज होगी तो उस केस में रेट्रोस्पेक्टिवली है। प्रेजेंटेशन अगर चेंज हो रही है अगर फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में जा गए तो उस केस में तो हम उस केस, एक चीज फंक्शनल, बताइए क्या कहेगा, मैं अरे सीधी समझा नहीं अरे क्या बोला अरे अभी। सीधी सी बात है, फंक्शनल करेंसी अगर यूएसडी डॉलर है, अगर वो आईएनआर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो चेंज वो चेंज इन अकाउंटिंग फंक्शनल पॉलिसी, करेंसी। हम्म। हाँ अगर वो आईएनआर के अंदर चेंज हो रही है वहां पे, तो उसके अंदर वो कोई एक हम्म। अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है कुछ वो। अगर फंक्शनल करेंसी चूज करना है, वो इंडेक्स 21 के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि क्या है, हाँ। तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देंगे फ्यूचर्स के अंदर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं जाएगा कुछ भी। अगर हमारी ठीक है। प्रेजेंटेशन करेंसी चेंज हो रही है वहां पे, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, तो उसका इफेक्ट हमें रेट्रोस्पेक्टिव देना होता है एज पर इंडेक्स 108, इंडेक्स 8। इसका कोई क्वेश्चन है, इस चीज का कोई क्वेश्चन है रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव वाले का? नो डिटेल क्वेश्चन, क्योंकि नहीं वो, है। क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर चेंज होगी तो पूरा पुराने सारे रीस्टेट करने पड़ते हैं हमें, थर्ड बैलेंस शीट तक बन जाएगी वहां पे तो। हम्म। नेक्स्ट, अगर हमारी यही वापस अगर चेंज हो रही है, तो उसके अंदर फंक्शनल करेंसी जो भी हमारी डेट ऑफ चेंज पे होगी, तो उस अमाउंट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, नॉन मॉनेटरी आइटम जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, उस दिन का रेट अप्लाई करके हम चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज एक्सचेंज डिफरेंस किस पे होगा, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन ओसीआई, तो हम उसको रिक्लासीफाई नहीं करेंगे पीएनएल के तक अंटिल डिस्पोजल। अगर हमारी जैसे फाइनेंशियल करंट उसमें चेंज होगी, फंक्शनल करेंसी चेंज होगी, तो हमने ओसीआई के अंदर भी पार्क करके रख रखा होगा वहां पे, तो ओसीआई के अंदर उसको हम रिक्लासीफाई नहीं करेंगे पीएनएल में जब तक उसका डिस्पोजल नहीं होगा, मतलब उसके हम ओसीआई के अंदर ही रखेंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे वहां पे। और एक्सचेंज गेन लॉस ऑन एक्यूमुलेटेड वहां पे उसको हम करते नहीं वहां पे चेंज, कि लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम होता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन अवेल कर रखी होती है इंडेक्स 101 की, तो हम उसको इक्विटी के अंदर ही एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं हम्म। करेंगे चेंज होने पे। कुछ डाउट यहाँ पे? ये वाला थोड़ा हम्म। रिपीट करेगा, समझ नहीं आया ये लास्ट के 3 पॉइंट्स। लास्ट के 3 पॉइंट्स, अगर जो हमारी अगर फंक्शनल करेंसी चेंज हो रही है जिस दिन पे, तो जो भी हमारी नॉन मॉनेटरी आइटम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजरमेंट हो रही है, तो उस दिन के हम चेंज पे अप्लाई कर देंगे रेट। क्योंकि बाकी के केस में क्या हम्म। होता है कि क्योंकि हमें बाकी ऑलमोस्ट हर सब केस में रीस्टेट करना पड़ता है क्लोजिंग रेट पे भी, तो जिस दिन का रेट, एक दिन तो हम जिस दिन का रेट है सभी आइटम्स को, उस दिन पे रीस्टेट तो करेंगे, और फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली वापस वही रीस्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगी उसकी। क्योंकि अगर जैसे मैंने क्या कहा कि नॉन मॉनेटरी आइटम अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजरमेंट हो रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की मेजरमेंट हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के डेट पे करते हैं, तो जिस दिन पे हमारी डेट ऑफ हम्म। चेंज हो रही है, तो उस दिन का रेट हम अप्लाई करके उसको एक बार फंक्शन न्यू फंक्शनल करेंसी के अंदर हम चेंज कर देंगे। और बाकी के केस में भी अच्छा। इनिशियली पे तो हम सब में यही करेंगे, पहले तो डेट ऑफ चेंज वाला रेट लगाएंगे, और बाकी के केस में अगर वो फेयर वैल्यू पे है, तो जिस दिन पे फेयर वैल्यू डिटरमाइन होगी वो लग जाएगा, और मॉनेटरी आइटम तो ऑलवेज सब क्लोजिंग रेट बनेगा, तो उस पर रीस्टेट ही होएगा वो तो। ठीक है। हम्म। हम्म। और एक्सचेंज डिफरेंस इसका ओसीआई में चला जाएगा, एफसीटीआर में। इसका इसका क्या करना है, एक्सचेंज डिफरेंस ओसीआई में जब फॉरेन ऑपरेशंस को करेंगे, अब फॉरेन ऑपरेशन जो के ये केस में सेकंड जाएगा, पॉइंट अगर है। फॉरेन हाँ। ऑपरेशन का केस वही है जो भी हम अभी कर रहे थे नीफो के केस में, अगर हमने सीएफएस में ओसीआई में पार कर रखा है डिफरेंस को, तो उस केस में हम हम्म। उसको रिक्लासीफाई नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि चेंज हो रहा है, तो हम्म। इसके लिए नहीं है कि हम चेंज कर दे उसके डिफरेंस को भी, क्योंकि अगर उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, उसका कोई भी डिफरेंस होगा ना, जैसे अगर, जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे 1 लाख की ओसीए के अंदर पार्क था हमारा प्रीवियसली जब हमारा था, अब उसको हमने मान लो डॉलर्स के हम्म। अंदर कन्वर्ट करना है पहले तो, अब डॉलर्स के अंदर मान लो एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है वापस, जब हम जैसे अगर एक्सचेंज जब हम करेंगे, पहले तो डेट ऑफ चेंज अप्लाई, रेट ऑफ चेंज जिस दिन का हुआ है उस दिन का अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम्म। जिस दिन का जैसे सभी आइटम्स पे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम सब्सिक्वेंट करेंगे तो उस दिन कौन सा रेट अप्लाई करोगे वहां पे, सब्सिक्वेंटली इसको रीमेजर करोगे जो सोखी के अंदर पार्क हो रखी आइटम्स। हम्म। हेलो। आवाज तो आ रही है भाई। समझ कुछ आने का लेकिन। करेक्ट। अभी ओसीआई वगैरह सब कंफ्यूजिंग हो रहा है। अरे हाँ, मेरे स्टेटमेंट, को भी ना अरे तुमने कंफ्यूजन हो गया इसमें स्टेटमेंट काफी ऑफ चेंज सारी इन ना। इक्विटी देख रखी है इसमें, स्टेटमेंट एसो सोक की?
भाई मैंने ना देख इसमें सिंपल क्वेश्चन देखा जो एक स्टडी मैट में था, जिसमें था जो क्लोजिंग जो रहती है उसको क्लोजिंग रेट पर जो डिफरेंस होता है जब फॉरगॉन ऑपरेशन को कहते हैं एफसीटीआई में चले जाता है जो ओसीआई में पार्क होता है। इतना पता है बस। कौन सा क्वेश्चन है? लो, चेंज अभी कर लेते हैं सर्च। चेंज पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे तो। ट्रांसलेशन इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी पे है। अरे ट्रांसलेशन है भाई, वो चेंज प्रेजेंटेशन वो चीज अलग है, वो तो ट्रांसलेशन तो हम्म। आगे अलग होता है। ना, मैं चेंज वेंज का नहीं पता मुझे क्योंकि क्वेश्चन ही है चेंज ना का, इसलिए हाँ नहीं हाँ, पता। मैं वही तो सोची, चेंज का थोड़ी ना होता है वो ट्रीटमेंट, वो तो ट्रांसलेशन पे होता है वो चीज तो। सुन, अगर तेरे पास कोई चेंज का क्वेश्चन हो ना तो उसकी फोटो भेज दो, उससे क्लैरिटी आ जाएगी कैसे ठीक है, कैसे चलो मैं अगर टॉपिक ढूंढ है। दूंगा इस पे एक बार। हम्म। अब नेक्स्ट आ गया यूज ऑफ प्रेजेंटेशन करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। क्योंकि एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं उसे क्या प्रेजेंटेशन करेंसी चूज करनी है। और नो हम्म। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फंक्शनल करेंसी की, ऐसे नहीं है कि ग्रुप की सबकी फंक्शनल करेंसी सेम होगी, बट प्रेजेंटेशन करेंसी एक ही होगी। बिल्कुल। हम्म। बट हम ये देखेंगे कि हमें जो बाकी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है बाकी की कुछ और हो सकती है, अदर जो फॉरेन ऑपरेशंस है, तो हमें उसको री हम्म। इंस्टेट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये हम्म। डिफाइन करना पड़ेगा कि वो हाइपर जो सब्सिडरी है वो हाइपर इन्फ्लेटरी इकोनॉमी की है या नहीं है। ये वो होती है जहाँ पे हम्म। फॉरेन फ्लक्चुएशन जो रेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका या कोई ऐसी वो कंट्रीज होती है जो उनकी इकोनॉमी है बहुत डाउन जा चुकी है, तो उस केस में अलग ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। अदरवाइज अगर वो हाइपर इन्फ्लेटरी नहीं है तो उस केस में पहले जनरल ये वाला, उस केस में क्या करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी को हम क्लोजिंग रेट पे करेंगे, बैलेंस शीट के रेट पे। हम्म। इनकम और एक्सपेंस को एवरेज रेट पे। जो भी हमारा हम्म। रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस आएगा हम उसको डाल देंगे ओसीए के अंदर। एफसीटीआई, हाँ ओसीआई के अंदर। हम्म। बिल्कुल ठीक है। और कैश फ्लो जो हम सीएफएस बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके इसमें जो भी रेलेवेंट डेट पे जिस दिन पे मैंने ट्रांजेक्शन किया वो अप्लाई करेंगे। हम्म। और एक्सचेंज मतलब छोड़ो इसको, ठीक है, एनसीए वाला एनसी, क्योंकि एनसीए पे भी आएगा ना। एनसीए के डिफरेंस को हम एनसीए के अंदर ही एट्रीब्यूट कर देते हैं वहां पे सोकी के अंदर। और बैलेंस शीट में भी हम्म। वो पार्क होता है। अब नेक्स्ट आ बिल्कुल। गया, ये हाइपर इन्फ्लेटरी का देखना है या नहीं देखना, क्योंकि इसका कुछ आता नहीं है, कहीं भी नहीं आएगा, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, इंडेक्स 29। कंसेप्ट क्या है इसका? इसमें यह है कि सारी और जो सारी अमाउंट्स होती है वो क्लोजिंग रेट पे हम उसको कर देते हैं, एवरेज रेट पे हम नहीं अप्लाई करते। एक्सेप्शन है बट वहां पे कि व्हेन अमाउंट ट्रांसलेटेड इनटू करेंसी नॉन हाइपर इन्फ्लेटरी की है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन मतलब हम कर देते हैं रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब उसके में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं वहां पे। ये अपने मैट में नहीं है? मैट नहीं है मतलब ये, शायद ये क्वेश्चन, अलग होगा। इसका कंसेप्ट? एक सेकंड, हाइपर, एक सेकंड देख ले, ये रहा, हाइपर नोट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी, ये रहा। दो तीन लाइनें दी हुई हैं। हम्म। क्योंकि वहां पे इंडेक्स 29 की अकाउंटिंग लगती है और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल एज पर इंडेक्स 29 बिफोर अप्लाइंग हम्म। ट्रांसलेशन मेथड। मतलब वो ट्रांसलेशन से पहले इंडेक्स 29 लगता है, वो हमारे सिलेबस में, मैंने तभी बोला था वहां पे। चलो ऐसे बता दे जितना लिखा हुआ है। ये रहा कि सारी अमाउंट जो एसेट लाइबिलिटी होती है सबकी, चाहे इक्विटी आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इक्विटी भी इंक्लूड कर दी, बाकी के केस में नहीं करी थी, उस केस में ट्रांसलेटेड क्लोजिंग रेट पे कर देते हैं जो भी उनकी मोस्ट रिसेंट बैलेंस शीट बनी है। लेकिन वहां पे उन्होंने एक एक्सेप्शन दे दी, क्या, व्हेन अमाउंट्स ट्रांसलेटेड इनटू करेंसी ऑफ नॉन हाइपर इन्फ्लेटरी, कि वहां पे उनकी जो रीस्टेटमेंट प्रेजेंटेशन बनी है वो भी किसी और करेंसी में बनी है, उनकी मान लो हम्म। उन्होंने भी कोई और करेंसी चूज कर दी प्रेजेंटेशन की, तो उस केस में कह रहे हैं, लेकिन है वो वहां पे फंक्शनल करेंसी उनकी कुछ और है, प्रेजेंटेशन करेंसी कुछ और है नॉन हाइपर इन्फ्लेटरी की। तो उस केस में वहां डिफरेंस आ जाता है कि उसको प्रेजेंट करते हैं करंट ईयर अमाउंट्स पे। मतलब मेरे को ये वाला एग्जैक्टली बता दूं, मेरे को ये वाला पॉइंट इनका एक्सेप्शन समझ नहीं आई थी। ये तो इजी था, इससे एक्सेप्शन मेरे को भी समझ नहीं आई थी कि सब्सिक्वेंट चेंजेस को क्या प्राइस लेवल चेंजेस के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि इंडेक्स 29 पढ़ नहीं रखा। चल कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रांसलेशन का, वापस वही कि जो हमने अभी पढ़ा हम्म। था कि नॉन हाइपर इन्फ्लेटरी होती है वही सेम लग जाती है उस पे।
बट इन एडिशन एक्सचेंज डिफरेंस होता है, हम उसको एफसीटीआर जो ओसीए में पा करते हैं वो एफसीटीआर के अंदर करते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। हम्म नेक्स्ट आ गया अगर डिफरेंस है रिपोर्टिंग डेट्स में, जैसे जो हमारी फॉरेन, एफसीटीआर में तो लॉन्ग टर्म जाते हैं ना, लॉन्ग टर्म पे जो होता है लॉन्ग टर्म एफसीएमआई। नहीं नहीं नहीं, नहीं इससे आगे जाते हैं। वो एएस के अंदर था। तो ये ट्रांसलेशन क्या है, ये जो आप क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं वही है ना उनका डिफरेंस, ये एफसीटीआर में जाएगा। राइट, जो हमें ओसीए के अंदर, जैसे हमने नीफो में पढ़ा था ना कि हमें सीएफएस के केस में ओसीए में पार करना होता है, हम्म तो जो भी हम ओसीए के वो अंदर तो करते हैं समझ, ना, मैं तुम्हें एक सेकंड रुको, क्या पास करना होता है ओसीआई में। ओसीआई में दिखाता हूँ तुम्हें, एक ओसीआई की स्टेटमेंट, आईसीआई बॉस एनेक्शल दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये रहा, दिख रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन ट्रांसलेटिंग ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, ये यहाँ पे जाता है इस कंपोनेंट के अंदर। तो मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन जितने भी हमारे एक्सचेंज डिफरेंसेस आएंगे वो सब हमारे एफसीटीआर अकाउंट में जाएंगे और वो ओसीआई में दिखाना पड़ेगा, हाँ, एसओपी में। सोकी में दिखाना पड़ेगा। अब वो रिसाइकिल, क्योंकि अब एक चीज और, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस नीचे इनका, एक सेकंड और भी दिखाता हूँ इनका। इसका कोई क्वेश्चन है? हम्म, क्वेश्चन दे नहीं रखे, कंसेप्ट इतने सारे दे रखे हैं। वो तो है ही। टाइम लगेगा। अब लेकिन जैसे जो ओसीए में भी हम डालते हैं ना, सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे हमें डालना पड़ता है 14A या बी के अंदर ओसीए में। तो हम, क्योंकि ये बताया था, मैंने बताया था ना, क्योंकि ये रिक्लासिफाइंग आइटम होती है तो वो यहाँ पे जाती है। हाँ। बट एक चीज और, इस पे डेफर्ड टैक्स भी आ सकता है ना वहाँ पे। तो डेफर्ड टैक्स भी हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू आ जाएगा इस केस में, डेफर्ड टैक्स निकालना इसके साथ साथ। क्योंकि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट्स के अंदर भी चेंज हो जाएगा ना, वहाँ पे हो सकता है वो वहाँ पे कुछ और कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट, वहाँ पे रेट अप्लाई करना, क्योंकि वो डिफरेंस होता है आईसीडीएस के अंदर, हाँ तो वहाँ डिफरेंस आ सकता है। वो कोई और सा एक्सचेंज रेट, वो हो सकता है सीबीडीटी वाला एक्सचेंज रेट लें या हाँ, आरबीआई। राइट राइट। नेक्स्ट आ गया कि डिफरेंस है हमारी रिपोर्टिंग डेट्स के अंदर, कि जैसे फॉरेन ऑपरेशंस की है, उनके वहाँ पे कोई और डेट पे बन रहा है, क्योंकि उनके कैलेंडर ईयर पे भी बनते हैं फाइनेंशियल्स। तो उस केस में हमें ये देखना है इंडेस, जो क्योंकि इंडेस 110 लगाएंगे हम 1110 की जो उस पे, तो वो ये अलाउ करता है अगर डिफरेंस का जो मतलब 3 months। टाइम है, अगर वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर है तो वो ठीक है, हम उसको कर देंगे। बट जो भी सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट चेंजेस हुए ना, उसको एडजस्टमेंट कर देंगे उसके अंदर, उनके फाइनेंशियल में जो भी ज्यादा मेजर चेंज आए हैं उनका इफेक्ट ले लेंगे, बाकी अदरवाइज हम उनका यूज कर लेंगे एज इट इज। और जो उनके एसेट और ये लायबिलिटी, समझा नहीं, एक मिनट, एक बार ये पॉइंट क्या है, 3 months वाला बताइए दोबारा। इस केस में होता है कि जैसे अगर फॉरेन जो मान लो उनके कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर में बने होंगे, और ठीक हमारी है। जो हम प्रेजेंट सीएफएस बनाएंगे वो 31 मार्च में बनाएंगे, तो 3 महीने का हाँ, डिफरेंस इंडेक्स 10 अप्लाई वो अलाउ करता है, कि इंडेक्स, अगर ठीक डिफरेंस है। लेस देन अगर 3 मंथ्स के है तो वो कहते हैं कि आप उसको ले लो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस उसमें ये कर दो हम्म कि जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं उनके वहां पे, उसकी एडजस्टमेंट कर दो उन फाइनेंशियल्स के अंदर आप, अच्छा, तो जो उनका पहले के, इफेक्ट ले लो। तो उसमें उसमें हम जैन से लेकर दिसंबर तक का इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने में। जैन और दिसंबर प्लस सिग्निफिकेंट चेंजेस इफ एनी। ठीक है। हाँ, और एसेट और लायबिलिटीज जो भी मतलब एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हम लेंगे, जो भी फॉरेन उनका वहां पे हम्म, फॉरेन ऑपरेशन का एट द एंड ठीक ऑफ है। रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, और जो भी हम्म एडजस्टमेंट हुई है हम उसका करेंगे, उस डेट पे क्या अप्लाई करेंगे, अप टू द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, जो हमारा मतलब सिग्निफिकेंट हम्म चेंज और एक्सचेंज रेट, तो अप टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड वहां पे। नेक्स्ट, अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है उनको हमने एलिमिनेट करना है, रिलेटेड हम्म एक्सचेंज गेन लॉस, बट उसका जो रिलेटेड एक्सचेंज गेन लॉस होगा उसको एलिमिनेट नहीं करना है वहां पे। एलिमिनेट नहीं करेंगे, हाँ। हम्म, इन गुड। सीएफ, हाँ, जो हम सीएफएस बना रहे रिपोर्टिंग एंटिटी की, उस केस में वही कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। अदरवाइज अगर वो नीफो का पार्ट बन रहा है मॉनेटरी आइटम, तो हम उसको ओसीए के अंदर पार्क कर देंगे। ओ से आई में पार्ट। हम्म हम्म, और इंट्रा ग्रुप सेल और परचेज है उसको हम करते नहीं वहां पे,
एलिमिनेट, मतलब उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर कर देते हैं उसको, तो हम उसको हम ओसीए के अंदर पार्क नहीं करते, क्योंकि वो रियलाइज हो ही जाएगी बहुत सून। और अब आ गया गुडविल और फॉरेन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से अराइव होती है। तो हम बोथ आर ट्रीटेड एज एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, तो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे। तो ये हर साल करते हैं, जैसे कि हर साल मतलब जैसे एक चीज बताएगा, आज हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर की है बाहर की, उसमें गुडविल आ गई, ठीक है, तो आज मैंने गुडविल को क्लोजिंग रेट पे कर दिया अपनी बुक्स के अंदर, अगले साल जब मैं दोबारा से करूंगा कंसोल, उस टाइम पे ट्रांसलेट भी गुडविल को ट्रांसलेट दोबारा से, हाँ करेक्ट अगले साल जब दोबारा से तो अगले साल फिर दोबारा से क्लोजिंग रेट पे करूंगा करेक्ट करेक्ट। हमेशा। अब तो लास्ट एक आ गया, तरीके से ये मॉनेटरी आइटम, एक तरीके से फिर ये मॉनेटरी आइटम हो गया ना, उसने गुडविल वही बोला हमारा, है वहां क्योंकि पे, इसे, हाँ, एसेट गुडविल को आप एसेट लायबिलिटी की ट्रीट करो और उसको आप क्लोजिंग रेट ही अप्लाई करो उस पे, आप ट्रांसलेट के लिए। हम हमेशा है, ठीक है। हाँ। और जो फिर अगर एक चीज बता, गुडविल तो हमारी सीएफएस का पार्ट बनेगी ये, करेक्ट? हम्म। तो अब उस केस में जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो हमारा पीएनएल में जाएगा ना इस केस में, तो हम्म हाँ कंसोलिडेटेड पीएनएल में, राइट। है ना? हम्म। हाँ। नेक्स्ट, डिस्पोजल या पार्शियल डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अगर डिस्पोजल हो रहा था एंटिटी इंटरेस्ट का, तो उस केस में क्या करेंगे, रिक्लासिफाई कर देंगे इक्विटी को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि उसने एनसीआई का दिखा रखा होगा। अगर मैं उसमें दिखाऊंगा, एक सेकंड, सीएफएस वाला दिखाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट। एक सेकंड, चलो लास्ट में दिखाता हूँ एक बार पूरा करने के बाद एनसीआई उसके सीएफएस में, एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो हम उसको मतलब क्या करते हैं, इक्विटी से उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट जितना भी आ रहा है ओसीआई के अंदर था, हम उसको सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल देते हैं। और वो भी पेरेंट वाला हिस्सा डालता है, वो भी जो पेरेंट का होता है हाँ, तो वही मतलब जितना डालते हैं। जितना डिस्पोजल हुआ है पूरा का पूरा हुआ है वहां पे, उसको हम पूरा उठा के ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हम्म फुल डिस्पोजल हो गया, वहां से हटी गई है। हम्म और हम राइट डाउन कर देते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ जो भी ओन लॉसेज होते हैं, इम्पेयरमेंट हम कर देते हैं वहां पे। मतलब ये थोड़ा, मतलब ये ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स एरिया हो जाएगा, इसको रहने दो भी यहाँ पे राइट डाउन को, कैरिंग अमाउंट हमें राइट डाउन पार्षद। करनी पड़ेगी ना वहाँ पे। अब हम्म पार्शियल डिस्पोजल के केस में क्या करेंगे, अगर फॉरेन जो एफओ थी वो हमारी सब्सिडरी है, तो उसके इसके अंदर हम्म इवेल्युएट करेंगे कि हमारा जो अभी लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है या अभी भी हमारा चेंज हुआ है, बट कंट्रोल चेंज हम्म, नहीं हुआ। जैसे हमारे पास 70% ठीक है। स्टेक था, हमने 10% हम्म स्टेक सेल किया, 60% है हम्म, हमारे पास, लेकिन कंट्रोल अभी भी है। तो विदाउट लॉस ऑफ ठीक कंट्रोल है। ये वाला केस बन जाएगा उस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे हाँ, कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम ओसीए से उठा के हम एनसीए के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जैसे उसे जितने परसेंट, एनसीआई बोले तो, एनसीआई बोले तो, अभी मैं उसके भी दिखाता हूँ, अभी एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि एनसीए कैसे शो, मतलब जहाँ शो होती है। मतलब वहां पे मान लो अगर एनसीए के अंदर 1 लाख शो हो रहे हैं, तो जितना मतलब 10% उसका हिस्सा है ना जो पेरेंट का, जितने मतलब उसने स्टेक सेल की है, पार्शियल डिस्पोज की है, डिस्पोज उसका उतना हम्म पोर्शन हम प्रोपोर्शनेट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम चार्ज ऑफ कर देते हैं। अच्छा तो तू कह रहा है जिसके इसमें मान ले जिसकी 70% थी, अब 60% हो गए, तो एक्सचेंज डिफरेंस पहले 70% 10%, जितना था, अब टेन जो टेन परसेंट पे परसेंट जितना होगा वो होगा। पीएनएल में डाल देंगे, अब टेन करेक्ट। परसेंट पीएनएल में डाल देंगे हैं। हाँ। ये एडजस्टमेंट खाली सूकी के अंदर होगी ना? चौकी के अंदर कैसे करोगे? नहीं नहीं, पीएनएल के अंदर जाएगा, पीएनएल के अंदर जाएगा, सोकी के तो अंदर नहीं। जैसे इसमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना उसको, क्या? हम्म अरे डी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज तो इन लॉस ऑफ कंट्रोल रेस्पेक्ट। के केस में करेंगे ना। अच्छा ठीक है, हम विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं ना, हाँ, तभी मैं हाँ, हम्म कंफ्यूज। अभी विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल के केस में हम उसको सीधा मतलब एक कंपोनेंट से उठा के रिजर्व एंड सब उसके हेड में ट्रांसफर कर देंगे, क्यूमुलेटिव। जैसे राइट। इसमें तो इतना तो दिख ही जाएगा। अगर कोई वो रिपोर्ट है तो एक बार खोल देते हैं भाई। बोलता हूँ एक बार, बस एक बार, एक एक कंसेप्ट रह गया, चलो एक बार को। और अगर बस ये देख लेते हैं, अगर फॉरेन ऑपरेशन हमारी जॉइंट अरेंजमेंट या हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का रखी है, तो उस केस में हम क्या हम्म करेंगे, वहां पे हमने उसको फाइनेंशियल एसेट दिखा रखा होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम्म प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल देंगे, जितना उसका प्रोपोर्शनेट हमने किया है। मेरे को ना एक चीज बताओ, इसका भी एक बार कोई एग्जांपल है तो एक बार वो शेयर कर लो, तीनों पार्ट्स का पार्शियल डिस्पोजल में कैसे करते हैं। ठीक है, इतने में मैं एक मुझे बार, भी एक तो देखो ये रहा। हम्म
एक्सचेंज डिफरेंस मेजरमेंट ये रहा ऑन ट्रांसलेशन ऑफ, मैंने बताया था कि रिक्लासिफाई के अंदर हम डालते हैं इसको यहाँ पे। एक ये रहा इसका जो हम्म सबसे पीएनएल के अंदर ट्रांसफर होगा, और इसका हम्म इसका नीचे जाता है अदर इक्विटी, ये करंट ईयर हम्म एनसीए वाली ईयर, और एक तो एफसीटीआर में अंदर हम डालते हैं वही 471 हम्म ईयर, 448 प्लस जो पुराना हो गया होगा और भी चेंज हुआ हो गया, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये रहा फॉर एफसीटीआर के अंदर। और हम एनसीए के अंदर यहाँ पे डालते हैं, एनसीए का स्टेक ये शो होता है यहाँ पे, अलग से हमें करना पड़ता है एनसीए का स्टेक। तो हम क्या करेंगे, हाँ पार्शियल डिस्पोजल के केस में हाँ अगर हमारा 10% हुआ है जिससे हमारा कंट्रोल चेंज नहीं हुआ, 70 से 60% आ हाँ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, जितनी भी बिल्कुल हमारा बैलेंस एक्यूमुलेट होके आ रहा था उसका हम 10% हाँ डिस्पोज ऑफ कर देंगे यहाँ से, वो हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल के अंदर। पीएनएल के अंदर डालेंगे, यहीं से एनसीआई में घुसा देंगे। कहाँ पे, अरे एनसीए में तो अभी भी फिगर आई। मान लो जिसकी एफसीटीआई के अंदर 166 से 70 मतलब था 70%, अब मेरा 60% हो गया, तो जो अरे प्रोपोर्शनेट करके 10%। एफसीटीआर वाला बैलेंस होना करना है, कोई कौन सा एफसीटीआर करना है, वही तो करेंगे। नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। भाई एक चीज बता, मेरा एफसीटीआई में पेरेंट का जो था 70%, जब मैं कंसोल कर रहा था, अब मैंने लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया 60% हो गया, तो जो 10% है प्रोपोर्शनेट में कह रहा हूँ, उसे सोकी के अंदर ही एडजस्टमेंट के थ्रू पास एक करते हैं या फिर पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। एक चीज बता, एफसीटीआर के अंदर जो चेंजेस क्या डालते हैं, क्या डालते हैं हम, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है जब किस हम पे किस पे मतलब एक्सचेंज डिफरेंस आता है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं सब्सिडी का प्रेजेंटेशन करेंसी में अपनी। राइट। हम क्या करते हैं, एसेट एंड हम्म लायबिलिटीज का जो हम रिस्टेट करते हैं वो डालते हैं ना एफसीटीआर के अंदर। हम्म, एसेट्स पे तुम वो अप्लाई करते हो, कितना परसेंट मैंने एक्वायर किया, 60%, एसेट पे हम 60% करते हैं। नहीं नहीं, एसेट्स पे 100% आता है हमारा। तो एफसीटीआर के मतलब अंदर तो एसेट एंड लायबिलिटीज जाती है ना, एसेट जो उसका एक्सचेंज हम्म गेन लॉस होता है। हम्म अगर एनसीए जो हमारी उनकी, उसने अगर मान लो जो हमारी सब्सिडरी थी उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी सब्सिड वो थी यूएसडी, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ना आईएनआर के अंदर, बिल्कुल। एनसीए एनसीए दिखाएंगे ना हम प्रॉफिट उसके अंदर, नॉन हाँ कंट्रोलिंग। हाँ सही समझ गया, तो ये बात एनसीआई तो दिखाएंगे ही। हाँ जो हमने ये दिखा रखी है एनसीआई, तो इसकी हमने मेजरमेंट हम्म यूएसडी से आईएनआर पे कन्वर्जन की होगी ना, और इसको हमने कहाँ डाला हम्म होगा, स्टोकी के अंदर। इसको हम स्टोकी के अंदर चौकी डालते के हैं, यहाँ अंदर। पे एनसीआई अलग से दिखाते हैं, सेकंड लास्ट कॉलम ये रहा। हम्म तो यहाँ हम्म पे जितना भी एक्यूमुलेटेड अब चेंज होगा ना वहां से, जिस दिन हमने मतलब हम्म यहाँ पे एनसीए के अंदर पार्क किया होगा, तो उससे लेके हम्म जितना अभी तक का रीस्टेटमेंट गेन लॉस आएगा ना, वो हम सारा 10% का वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज ऑफ कर देंगे। क्योंकि एनसीए का जब हम ये करते हैं ना, ये सीएफएस के अंदर डील होता है कि अगर विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं सीएफएस 110 के अकॉर्डिंग, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज ऑफ कर देते हैं उसका, एनसीए का जो भी परसेंटेज कम होता है। तो सिमिलर, क्योंकि उसका एनसीए अगर पीएनएल के अंदर जा रहा है विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल के अंदर, तो उसका जो भी एक्सचेंज गेन लॉस होगा वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर हम यार मेरे को ना एनसीए, अभी सच बताऊं, कंफ्यूजन हो गया। तू कोई क्वेश्चन हो ना तो उससे भेज दिया, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी, अभी कंफ्यूजन हो गया इससे। क्वेश्चन तो फिर और भी समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन तो और घुमा देंगे वो वहां पे। कंफ्यूजन हो गया, इससे समझ ही नहीं आएगा। बाकियों को समझ आया है, नहीं। नहीं आया। देखो मुझे सिंपल ये समझ में आया है कि जो हमारा जितने परसेंट का लॉस कंट्रोल जो है हमारा, मतलब कि जितने परसेंट से हमारा स्टेक रिड्यूस हुआ है, उसका पोर्शन हम एनसीआई से हटा के उसमें डाल देंगे किसमें, पीएनएल में। ये ना एक बार ही कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना उसी सिर्फ को अरे, समझ में आ सकता है, वरना ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी। पूरा अरे भाई प्रॉपर ये क्वेश्चन हो ना क्वेश्चन कहीं जिसमें नहीं एक एक होगा, चीज हो। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मतलब कहीं नहीं देगा कोई भी। सीएफएस का ये चेंज जो होता है ना एनसीए का, ये सीएफएस के अकॉर्डिंग डील होता है जहाँ कंसोलिडेशन बनती है। जो अगर मान लो फॉरेन करेंसी में फंक्शनल करेंसी की प्रेजेंटेशन करेंसी किसी यूएसडी मतलब कोई और करेंसी में थी फॉरेन एंटिटी की, और वहां पे जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको चेंज कर रहे हैं एक जिसके बार तो अंदर अपना हमने वो खोलियो जो इन्वेस्टमेंट तूने की। लिखा हुआ था, एक बार वो चार्ट खोलियो, एक बार अपना नोट से वो वाला चार्ट खोलियो 2 मिनट, वो जो तूने बना रखा था। ऑल टाइप का, हाँ ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर लॉस ऑफ कंट्रोल है तो बिग रिकॉग्नाइज
नॉट क्लासिफाइड टू पीएनएल का cumulative लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब वो हट ही जाएगा ना सारा ही, एनसीआई में चला गया। हम्म, देख तो लिया मैंने। ठीक है, कर सकता है वो। हम्म चलो, बाकी कंसेप्ट इस इंडेक्स का एक बार कवर हो गया है। बाकी अब मेरे पास क्वेश्चन थे इसके, मैं एक बार ये एक फरस। बार ना वो जो एक बार क्वेश्चंस थे ना, एक बार वो भेजियो जो जिसकी अगर इसका कोई क्वेश्चन है, या जो एक चेंज इन फंक्शनल करेंसी था, हम्म इन सब का कोई क्वेश्चन हो तो वो भेज दियो, ठीक है, हाँ, ग्रुप पे। क्वेश्चन करना है 5-7 मिनट, एक आधा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक छोटा सा कर लेते हैं। केस स्टडी भी आती है क्या एफआर में? ये एफआरएस में होती होगी। जी एफआरएस में होती हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज कौन कौन सी थी? अगर तुम इलेक्टिव कौन सा पेपर लोगे तुम सब, जिसकी विनय का तो मुझे पता है, जीएफआरएस लेगा ना भाई तू? हाँ, और बाकी दोनों, स्नेहा और रविशी? लो। मैं तो इकोनॉमिक लॉ। मैं भी मैं भी। इकोनॉमिक लॉ। केस स्टडी नंबर 8। इसको करोगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद है थोड़ा बहुत, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? नहीं। थोड़ा बहुत तो याद है। चलो फिर छोड़ो उसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद नहीं है अभी तो। फिर कर लास्ट सकते। का पेपर निकाल लिया, कौन सा भी अभी हुआ है उसमें देख ले कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है 21 का। अगर कोई नहीं, तू अगर यही वाला देख लेते हैं, कर दे, याद आ जाएगा। यही वाला जो तूने खोल लिया यही कर लेते हैं, वैसे याद आ जाएगा, वो सबको कंफ्यूजन हो याद आ जाएगी, जाएगा। कंफ्यूजन मैं हो वो जाएगी। तभी, नहीं रहने दे उसको, रहने दे। ये लो, ये वाला कर लो। ओ अरे हेलो। एक सेकंड, हाँ अरे एक सेकंड, इसके अंदर हमारा एक ये कंसेप्ट भी था, मतलब जो मैं वो बोला था ना अपेंडिक्स के अंदर था, वो डिस्कस करना है ये वाला, एडवांसेस। एडवांसेस वाला। हाँ देख लेते हैं एक बार। चलो 5 मिनट है बस, ये चलो ये फिर ये खत्म कर लेते हैं। रीड ही करना पड़ेगा मेरे को, क्या है, मैंने कर नहीं रखा साथ साथ। चलो रीड कर लेते हैं साथ साथ जल्दी से। Para 21 requires entity to record for foreign currency on initial recognition in functional currency by applying foreign currency to spot rate. Set the date of transaction. First qualifier ठीक है, same है। Advance. In advance, it generally recognizing a non-monetary asset or monetary liability before recognition of related asset. ठीक है, एसेट। बैंक डेबिट टू एडवांस हम कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं मोस्टली, एक्सपेंस और इनकम। related asset is the amount recognized applying relevant standard which result in de-recognition of non-monetary or monetary liability arising from advance। जैसे 115 लगता है उस केस में वहां पे, कि हमने बैंक टू एडवांस पहले हम पार्क कर देंगे, फिर एडवांस डेबिट टू हम रेवेन्यू या जो भी हमने लाइबिलिटी करी थी रेवेन्यू बुक कर देंगे। ठीक है। इनिशियली इशू वाज हाउ टू डिटरमाइन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का हम कौन सा रेट लेंगे। The question specifically address in which entity recognizing a non-monetary liability to advance before it जो recognized। एडवांस रिसिप्ट होता है वो लेते हैं ना। अभी आप ये आगे आएगा, अभी रुको बताते हैं। अब स्कोप ये मेन है रहा। This appendix apply to foreign currency transaction when entity recognizing a non-monetary asset or liability for payment of receipt, ठीक है, before entity is recognizing. This appendix does not apply when entity measure the related asset, expense or income on initial recognition at fair value। जब मतलब अगर कोई रिलेटेड जब बाद में अगर एसेट या रिकॉग्नाइज करेगा फेयर वैल्यू पे, वो हो सकता है जैसे कौन सा केस हो सकता है जो फेयर वैल्यू पे, पीपी, पीपी या लोन, मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ऑलवेज कॉस्ट मॉडल पे होती है। नहीं नहीं, वो तो ऑलवेज कॉस्ट पे रहता है। हाँ
अरे ये उसमें हो सकता है, हमने एडवांस दिया और एक्सचेंज का केस है वहां पे, हो सकता है वहां पे एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम, चेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जहाँ पे हम एक बिल्डिंग्स लेके या कोई दूसरी दे रहे अच्छा, हैं वहां पे। वो कमर्शियल सब्सटेंस, नॉट कमर्शियल करेक्ट सब्सटेंस करेक्ट, कमर्शियल सब्सटेंस हो गया एक, तो वो हो गया हाँ, वहां पे, हो जिसमें सकता एसेट इज गिवन अप की फेयर वैल्यू लेते हैं, वो वाली है चीज वहां है पे ना? जैसे हमारा ये हो गया, हाँ, कि हम एसेट भी हाँ। देंगे, लेकिन अभी हमने उसको एडवांस में बैंक की अमाउंट दे दी है उसको, हाँ, तो हो उसका जो सकता है वहां रिलेटेड पे, होगा, लेकिन क्योंकि हम, हाँ, तो उस केस में वो एडवांस का रेट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा वो भी देखते हैं, चलो। और एट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड रिसीव्ड other than the date of initial recognition of non-monetary arising from advance consideration, 103 का केस में, ओके। An entity is not required to apply this index to income taxes or insurance contracts. Deferred tax, deferred tax मतलब उस पे कौन सा लगेगा? इनकम टैक्सेस डॉलर्स में कौन सा होता है? वही होता है ना इनकम टैक्सेस तो। दिस अपेंडिंग हाउ, बस एक पैरा ही और है, एक दो बस खत्म ही है ये भी। How date of transaction for the purpose of determining exchange rate to use initial recognition related asset on de-recognition of non-monetary, ठीक है, वो इशू बता रहा है। The date of transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of related expense is the date on which entity initial recognizing non-monetary asset or non-monetary liability। हाँ, तो ये वो वापस अरे वही, यार, अब ये वही बात तू कह रहे हैं मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। अरे यार, तू हर चीज में ये क्यों कहता है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है? कोशिश तो किया अगर, चल ठीक है, समझ नहीं आ रहा। अब इसमें मैं ना सिंपल क्या बताता है, हूँ। इसमें ये ऊपर कह रहा है ऊपर कि नीचे होगा एक सेकंड इंक्लूड। मैं बता देता हूँ, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। इस केस में कह रहा है कि अगर हम्म एडवांस पेमेंट्स हो रही है, उस केस में अगर हम हम्म अगर अदर देन फेयर वैल्यू या बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर हम फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसको अगर एक्सेप्शन में रख के अगर कोई भी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इनिशियली रिकॉग्निशन पे हम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाला रेट लगा लेंगे जिस दिन में हमें मिला, हम्म और जब हम बाद में रेवेन्यू बुक भी करेंगे, तो उस दिन पे जिस दिन पे हमें एडवांस मिला था वही रेट अप्लाई करके रेवेन्यू बुक करेंगे, या एसेट रिलेटेड एसेट एक्सपेंस जो भी है। और बट लास्ट इफ मल्टीपल पेमेंट्स हैं और या रिसीट हो रही है, द एंटिटी शिल डिटरमाइन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ईच पेमेंट और रिसीट ऑफ एडवांस कंसिडरेशन। अगर मल्टीपल पेमेंट्स हो रही हैं, तो वो क्या कर रहा है, डिटरमाइन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ईच पेमेंट उसी दिन का लगाए, और रेट किसका, हम्म। फिर रेवेन्यू किस दिन का बुक करेगा। ये कहना है कि जिस दिन हमें एडवांस मिला हम उस दिन का रेट लगा देंगे, उसी को हम रिवेन्यू बुक कर देंगे।